ओके बेटा, हम चैप्टर रीड आउट कर रहे थे दीपदान बीए सेकंड सेम का। ठीक है, इसकी स्टोरी रीड आउट हो चुकी है, सारांश हो चुका है। अब इस वीडियो में हम करेंगे कि इसकी तात्विक समीक्षा क्या है, इसके एलिमेंट्स को हम एनालिसिस करेंगे। आपको पता 7-8 इसके हर जो एकांकी है, नाटक है, उसके जो 7-8 पॉइंट्स होते हैं। जैसे फर्स्ट आ जाता है कथा वस्तु क्या है, यानी कि कौन सा, कहाँ से उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री वगैरह प्ले उठाई हुई है, वो पात्र चित्रण कैसे किया है, क्योंकि जो एकांकी है, जो नाटक है, उसमें पात्र होने ज़रूरी है, करैक्टर होने ज़रूरी है। ठीक है, तो तभी रोल प्ले होता है ना एक स्टेज पर। स्वाद, फिर जो पात्र चित्रण कैसे होता है, जब वो आपस में डायलॉग्स बोलते हैं, आपस में बोलते हैं, जहाँ आपस में बोलकर तीसरे का जो करैक्टर को उगाड़ते हैं। देश काल वातावरण कैसा है, हमने इस यहाँ पर देखा है कि वो एक महल में है। ठीक है, उदय सिंह के महल में है, जो रारा सिंह का बेटा है उसके महल में है, चित्तौड़ का जो राजा है। तो वहीं से प्ले स्टार्ट होता है और एंडिंग भी वहीं पर होती है। तो राजों का जो राज है वो दिखाया गया है। भाषा शिल्प, जो भाषा भी उसी प्रकार ही यूज़ की जाती है जिसके अकॉर्डिंग जो है जो स्टोरी प्ले की गई होती है। उद्देश्य क्या है, एक्चुअली इसमें उद्देश्य है कि एक्चुअली दीपदान वो होता है जो देशभक्ति के लिए कुछ कुर्बान करता है। इसके अतिरिक्त तो और भी है, संकलन कैसे है, अभिनय कैसे किया गया है, ऐसे एक दो और इसके पॉइंट्स वगैरह है। अब हम इसे एक्सप्लेन में देखेंगे। ठीक है, किसका कथानक या कथा वस्तु क्या है, कि इसके अकॉर्डिंग सचमुच में ये प्ले परफेक्टफुल है या नहीं। पहला पॉइंट है कथानक या कथा वस्तु। पहली बात तो ये, जो एकांकी की कहानी जो कि घटनाओं को विशेष ढंग से संजोत कर से बनती है, किसी भी एकांकी के लिए आवश्यक है। किसी ने भी कोई एकांकी लिखनी है, नाटक लिखना है, उसमें पूरी स्टोरी नहीं बताई गई होती, जैसे जन्म से लेकर मरण तक नहीं, सिर्फ कुछ उसका कोई पार्ट को उठाया गया होता है। ठीक है, जैसे ये नहीं कि महाराणा सांगा ने पानीपत के युद्ध कैसे किया, बाद में उदय सिंह के साथ क्या हुआ, ये हमें कुछ नहीं है। बस उसी के मेन इंसिडेंट के, हाँ, कि जो बनवीर है, जो उसका स्तोला भाई है, उसे मारने आ रहा है, ये सारी स्टोरी वो एक पार्ट को बताया गया होता है, कुछ स्पेशल कोई घटना को लिया गया होता है। हर साहित्य की रचना कुछ ना कुछ सुनाती है या बताती है, मनोरंजक तत्व कहानी से ही विकसित होता है। इसका कथानक क्या है, पहले उद्देश्य ये है कि कथानक में घटनाएं होनी चाहिए। ठीक है, तो मनोरंजक तत्व वगैरह भी होना चाहिए कि आपकी क्यूरियोसिटी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बनी रहे। तो इस कहानी में, सॉरी जहाँ कह लो इस एकांकी में, किस घटना को लिया गया है। प्रस्तुत एकांकी कहानी 1526 के भारत के इतिहास की परिस्थितियों से जुड़ी हुई है। आपने सभी ने पानीपत का युद्ध तो सुना ही होगा, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। तो बाबर जीत गया था, उसके बाद ही बाबर ने मुगल साम्राज्य इंडिया में स्थापित किया गया था। पानीपत की दूसरी लड़ाई में राणा सांगा बाबर के हाथों में पराजित हो जाता है, हार जाता है। तो 10 साल के बाद उसका जो बेटा है, 1536 में उनका बेटा जो विक्रमादित्य से है, उसे गद्दी में बैठा दिया जाता है। बट जो उसका स्तौला बाई होता है बनवीर, वो उससे जेलसी करता है। वो सोचता है कि किसी न किसी तरह ये गद्दी मैं हथिया लूँ, षड्यंत्र वगैरह रचता है। विक्रमादित्य का बेटा का छोटा भाई उदय सिंह, जो 14 वर्ष का किशोर था, उसका पालन पोषण अभी उसकी जो दाई कह लो, आया कह लो, वो उसकी देख रेख कर रही है। वो बहुत ही साहसी है, देशभक्त है, वीर नारी है, वो कर रही है। तो एक्चुअली जो मेन करेक्टर जो है आया का ही है, जो पन्ना है। ठीक है, उसी का ही पन्ना, दाया का ही सारा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसी का ही रोल प्ले होता है, उसी के अकॉर्डिंग सारी एकांकी घूमती है। बनवीर अपने षड्यंत्र को रचने के लिए एक जो लड़की होती है सोना, ठीक है, उसका सहारा लेता है। तो वो सोचता है कि उसकी खूबसूरती के जाल में फंसकर उदय से उसके पीछे आ जाएगा। तो वो नाचने गाने में थोड़ी सी परफेक्ट है, तो उदय सिंह को नाच देखना, दीपदान देखना जी अच्छा लगता है। तो इस कमजोरी को जानता है, तो सोचता है कि सोना उसे इनविटेशन करेगी,
इनवाइट करेगी तो उधर से वहाँ पर आ जाएगा, भीड़ में आ जाएगा नृत्य देखने, और इसी के बहाने में वो उसे मरवा देगा। बड़े भाई को तो मरवा दिया था, ठीक है, तो अब छोटा भी अगर मरवा दिया गया तो फिर उसके रास्ते में कोई कांटा नहीं होगा, तो चित्तौड़ का जो राजा वो बन जाएगा। उधर से अपने दाई पन्ना को भी अपने साथ नृत्य देखने में को ले जाना जाता है। पन्ना की राग रंग में कोई रुचि नहीं है। उदय से नाराज होकर अपने कक्ष में बिना भोजन किए चला जाता है। कक्ष यानी कि अपने रूम में, कमरे में चला जाता है। राजमहलों में उदय सिंह को खोजती हुई महारावल की पुत्री जो सोना पन्ना के पास आती है। पन्ना उससे कहती है कि उदय सिंह उसके साथ नहीं जाना चाहता। वे सोना को भी नाच गाना छोड़ क्षत्रिय धर्म अपनाने के लिए कहती है। क्षत्रिय होते ना जो युद्ध करती हैं, तलवारबाजी करती हैं, युद्ध के लिए तैयार रहती है, वो सोचती है, कहती है कि नाच गाना तो छोड़ दे, जो तेरा असली धर्म है तो उसे अपना। तो सुना चाहती है कि जो पन्ना है ना, वो पन्ना दाया भी बनवारी की अधीनता स्वीकार कर ले और उसे अपना महाराजा मान ले और उसके साथ मिलकर काम करे। सोना से पन्ना का विवाद होता रहता है, जिसे वाकपटन कहा गया है जहाँ पर, ठीक है। तो वे आवेश में वहाँ से चली जाती, गुस्से में आकर चली जाती है, क्योंकि पन्ना उसे समझाती है कि तू इससे ये बुरे कर्म छोड़ दे, लेकिन सोना अपनी जिद में अड़ी रहती है। तो फॉर दिस रीज़न दोनों में बहस होती है और सोना वहाँ से बाद में रूठ कर चली जाती है। पन्ना का एकमात्र बेटा जो आया थी, जो उदय सिंह की परवरिश कर रही थी, उसका बेटा चंदन जो मात्र 13 वर्ष का है, वे अपने बात सखा उदय सिंह को खोजता हुआ वहाँ आता है। उसकी माला टूट गई है। वे माँ पन्ना को कहता है कि आप उसे ठीक करवा दे। तो वे भी साथ हट करता है कि मैं जो राजकुमार उदय सिंह है मैं उसके साथ ही खाना खाऊंगा। महलों में सेवा कार्य करने वाली सामली पन्ना के पास आकर बताती है कि महल में के बाहर शोर हो रहा है। सिपाहियों ने पन्ना का आवास भी घेर लिया है। जो तेरा रहने की जगह है, कमरा है, उसे उसने घेर लिया है। एक्चुअली क्या था कि जो बनवीर था वो राणा सांगा के बड़े बेटे को मारकर अब वो छोटे बेटे को भी मारने के लिए जहाँ आया हुआ था, पन्ना के पास आया हुआ था, ठीक है। तो इसकी सूचना जो एडवांस ही जो है वो सामली बता देती है कि उसके इरादे क्या है। बनवीर ने अमाताओं और सिपाहियों को अपने साथ मिलाकर विक्रमादित्य की हत्या कर दी थी। वह उदय सिंह की हत्या करने के लिए कभी भी आ सकता है। इतने में जो उसका बेटा है दोबारा वहाँ आ जाता है, किसका, पन्ना का। उसके पाँव में अंगूठे में रक्त बह रहा है। पन्ना बेटे का उपचार करती है और उसे उदय सिंह के पलंग पर सुला देती है, जहाँ पर उसकी बातचीत भी होती है। मन में सोचती है, उसे पता होता है कि उदय सिंह को मारने आए हुए हैं, तो अपने मन में सोचती है कि तू तो अंगूठे का रक्त है, अभी तो मैं तेरे हृदय का रक्त बहाने वाली हूँ। देखो, एक माँ अपने बेटे को खुद कुर्बान करने जा रही है, किसके लिए, देश के लिए, अपने चित्तौड़गढ़ के लिए। तो बहाने से जहाँ उदय से सोता है जिस कमरे में, वहाँ पर उसे सुला देती है। तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कि क्यों सुलाती है वहाँ पर। बनवीर विक्रमादित्य की हत्या करने के बाद पन्ना के निवास पर आता है। वे उसे डराता धमकाता, फिर उसे मंदिर बनवाने और जगह देने का लालच देता है। वे चाहता है कि पन्ना उदय सिंह को उसे सौंप दे। पन्ना सच्ची शतरानी और ममतामयी माँ है, वे ऐसा नहीं कर सकते। जब बनवीर जबरदस्ती करना चाहता है तो वे उस पर कटार से हमला भी करती है। कटार होती है कि छोटी सी तलवार जो अपनी कमर में वो ऐसे घुसेड़ कर रखते हैं। अंत में बनवीर चंदन की हत्या करके चला जाता है, क्योंकि बाय मिस्टेक उसे लगता था कि उदय सिंह वहाँ पर लेटा हुआ है। तो उसने चादर ओढ़ी हुई थी, तो वो उसी पर हत्या करके उसकी माँ के सामने ही उसकी हत्या करके चला जाता है। उसने उदय सिंह के पलंग पर सोए चंदन को ही उदय सिंह समझ लिया था। पन्ना उसके आने से पहले ही कुंवर उदय सिंह को कीर्ति वारी की टोकरी में छुपाकर महल के बाहर भेज देती है। कीर्ति होता है जो जूठे पतले उठाने वहाँ महल में आता था। जब भोजन हो जाता है, आपको पता वहाँ पत्ते होते हैं,
ठीक है। वहाँ पर उस पर चावल रोटी रखकर वो खाई जाती थी, तो बाद में जूठे पतले उठाई जाती थी। तो उसका काम ये जी किर्त का काम था। वो बड़ी सारी टोकरी लेकर आया था, तो पतले उठाने आया था। लेकिन जब पन्ना ने बताया कि उदय सिंह को खतरा है, राजकुमार को खतरा है, तो वो सोए हुए उदय सिंह को उठाकर अपनी टोकरी में बिठाकर ले जाता है चोरी छिपाकर। उसने बनवीर को धोखा देने के लिए ही अपने बेटे उदय सिंह के वस्त्र पहनाकर उसे पलंग पर सुला दिया था। इस प्रकार इस वीर नारी ने अपने प्राण की रक्षा के लिए और राज परिवार के प्रति अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए अपने बेटे की बलि दे दी। ये एकांकी मृत पन्ना दाय के त्याग और बलिदान के ईर्ष्याखंड कर के लिए लिखा गया है। राजपुताना के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है, गोल्डन इरा कह लो। तो आपने एग्ज़ाम में जो सारा इतना कुछ नहीं लिखना, आप टू का पॉइंट जो ऐसे 5-7 लाइन एक्सप्लेन करना इनफ होता है, ठीक है। आप पहले टाइटल डालो, डायग्राम बनाओ, ठीक है, कि कौन कौन से इसके जो है तत्व है। तो देन आफ्टर आप स्टार्टिंग ये करो कि ये इतिहास से ली गई है। जे वाला पैरा और जे वाला पैरा जो ठीक है, इसे शॉर्टकट में लिखो, 5 या मैक्सिमम 6 लाइनें में, और एंड वाली 1 लाइन लिख दो। इतना बढ़ा चढ़ा कर लिखोगे तो आपके जो है इसी स्टोरी में ही एक ये 10-15 पेज फिल हो जाएंगे। तो आपने मैक्सिमम जो है 6 या 7 पेज फिल करने होते हैं, ठीक है। मैं आपको पैटर्न भी बताती जा रही हूँ साथ साथ में, कि जरूरी नहीं है कि हाँ पे अपना सारा आपने टू का पॉइंट बताना होता है एग्जामिनर को कि मुझे ये चीज़ें पता है कि कथानक कथा वस्तु क्या होता है। इसी प्रकार ही पात्र चित्रण, आपने सिर्फ किसी करैक्टर के जो मेन स्पेशली करैक्टर है उसके 2-3 डायलॉग्स वगैरह लिखने होते हैं। प्रस्तुत एकांकी में कुल 7 पात्र हैं। 14 वर्षीय उदय सिंह, 13 वर्षीय पन्ना दाई का बेटा चंदन, पन्ना दाई राणा सांगा का दासी पुत्र बनवीर, राणा सांगा का बड़ा बेटा विक्रमादित्य, तो महारावल रूप सिंह की बेटी सोना, महल के प्रचार का सांवली, जूठे पतले उठाने वाला कीर्त। इन्हीं पात्रों के क्रियाकलापों से यानी कि इनके डायलॉग से ही सारा कथोकथन पर आधारित ये एकांकी है कि आपसे में डायलॉग्स बोलते थे, उसी के द्वारा हमें सारे स्टोरी का पता चलता है कि एक्चुअली प्ले में क्या हो रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, कौन सी घटना घटने वाली है। एकांकी के मुख्य पात्र है पन्ना दाई। एकांकी के सारे घटनाक्रम के केंद्र में वही है, जितनी भी घटना स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक होती है सेंटर वही है। उसके चरित्र का उद्घाटन करने के लिए अन्य सभी पात्रों घटनाओं का सृजन किया गया है, क्योंकि फोकस किस में किया गया है, पन्ना दाई पर, क्योंकि वो अपने बेटे को कुर्बान कर रही है, वही बता रही है कि दीपदान एक्चुअली होता क्या है। वे इसी एकांकी की नायिका है। वे चित्रवान है, कर्तव्यनिष्ठ है, स्वाभिभक्त है, सहनमयी माँ है, वीर एवं साहसी नारी है, जो बनवारी पर अपनी कटार के आक्रमण तक कर देती है। अपने राजकुल की रक्षा के लिए वे अपने बेटे का बलिदान भी दे देती है। एकांकी में आपको पता है, एकांकी में एक नायक होता है, एक खलनायक होता है। जब तक खलनायक ना हो आप नायक के गुण को उगाड़ नहीं सकते, ठीक है। तो जहाँ जो खलनायक है वो बनवीर है। वो राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी का पुत्र है, विलासी है, अहंकारी है, धोखेबाज है, षड्यंत्रकारी है। वह अपने भाई विक्रमादित्य की हत्या कर देता है, तो उदय सिंह की हत्या करना चाहता है। इस जाल में वो सोना को भी अपने साथ फंसाता है, ठीक है। तो बाद में आगे तीसरा पात्र आ जाती है सोना। तो सोना एक सुंदर लड़की है, नर्तकी भी है, लेकिन वो बनवीर का के लिए मोहरा बनी हुई है। फिर कीर्ति के बारे में बात आती है, जो देशभक्त है, जो उदय सिंह की जान बचाता है। इस प्रकार शामली है, जो पन्ना की सहायक है, महल में सारी सूचनाएं उसको लेकर आती है। थोड़ा थोड़ा आपने सारे पात्रों के बारे में बता देना है। नेक्स्ट है कथोपकथन या स्वांद। अब स्वांद लिख सकते हो, जो डायलॉग्स वगैरह है। एकांकी की पहचान स्वांद रचना से होती है कि डायलॉग्स कितने ज़बरदस्त बोले गए हैं, और डायलॉग्स से द्वारा हमें घटना को क्लियर पता चलता है कि क्या होने वाला, क्या हो रहा है, ठीक है। क्लियर होने चाहिए डायलॉग्स, और डायलॉग्स के द्वारा ही हमें तीसरे पात्र के बारे में पता चलना चाहिए। स्वाद ही मंच पर बोले जाते हैं। आपको पता जो प्ले होता है
एकांकी होती है स्टेज में खेली जाती है। ठीक है, एक ही दृश्य दर्शाया जाता है। अगर आपने कभी लाइव में प्ले देखा होगा, जिससे एकांकी के वर्तमान में घटित होने का आभास होता है और घटनाएं रियलिटी में लगती है कि सचमुच में ये घटनाएं हो रही है। प्रस्तुत कहानी राजपूती इतिहास के स्वर्ण पृष्ठ से जुड़ी हुई है। इसलिए इसमें औचित्यपूर्ण तथा वीर रसपूर्ण स्वादों का बहुत आता है। भी जो स्वाद जो है वह उसमें एक सुनकर जो डायलॉग्स है, जो दर्शक है उससे भी जोश आ जाता है, देशभक्ति फीलिंग्स बढ़नी शुरू हो जाती है। पन्ना बनवीर की किसी प्रलोभन, किसी तरह के भय प्रदर्शन से प्रभावित नहीं होती है। निर्भय होकर कहती है, राजपुतानी व्यापार नहीं करते महाराज, जहाँ तो रणभूमि पर चढ़ती है, जहाँ चिता पर। इसी तरह ही अपने बेटे को उदय सिंह की शैया पर सुलाते हुए जानती है कि उसका बेटा अब मारा जाएगा, तो वह कहती है, तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बही, अब हृदय से रक्त की धारा बहेगी, तो मैं कैसे रुक सकूंगी। मेरे चंदन, जाओ जे रक्त की धारा मातृभूमि पर चढ़ा दो, आज मैंने भी दीपदान किया है। आपने 1-2 डायलॉग्स ही बस लिखने हैं, ज़्यादा नहीं। तो एंड में एकांकी के स्वाद रचना सर्वतंत्र पात्र अनुकूल है। जिस प्रकार पात्र है, जैसे पन्ना देशभक्त है तो देशभक्त के अकॉर्डिंग उसके डायलॉग्स है। तो बनवीर जो है षड्यंत्रकारी है, देशद्रोही है, तो उसी तरह वो डायलॉग्स बोलता है कि मैं तुझे ज़मीन दे दूंगा, तेरे लिए मंदिर बना दूंगा, तू मेरे साथ मिल जा, ठीक है ना, तो देश को मरवाने के लिए तू मेरी हेल्प कर। उसी प्रकार उसके डायलॉग्स वगैरह है। तो विषय अनुकूल एवं देशकाल के अनुसार डायलॉग्स भी लिखे जाते हैं। आगे वातावरण कि आप जब प्ले देखते हो स्टेज पर, तो उसी प्रकार का वातावरण को आप बैठे यहीं पर ही आप उस स्थिति में चले जाओ। जैसे हम ये एकांकी सुनते हैं, डायलॉग सुनते हैं, मान लो हम साक्षात ये एकांकी देखते हैं, स्टेज में प्ले हो रहा है, तो हम अपनी सीट में बैठे बैठे लगता है कि हम जो 15वीं सदी में चले गए हैं, तो जहाँ सारी घटना मेरे सामने हो रही है, ऐसा दृश्य रचा जाता है। वो महल सा बनाया जाता है आर्टिफिशियल वगैरह, उसी प्रकार सारा मटेरियल रखा जाता है, उसी प्रकार जो पात्र होते हैं वो कपड़े पहनते हैं, ठीक है, डायलॉग वैसे बोलते हैं। तो जो दर्शक है खुद ब खुद वो उसी टाइम ट्रैवल में चला जाता है। देशकाल और वातावरण, कोई भी कथानक जहाँ उसके पात्र देशकाल के अनुरूप होने चाहिए, जैसे दर्शकों बिल्कुल वो यथार्थ लगे। देशकाल का बोध करवाने के लिए जो वस्त्र भूषण है, यानी कि जो उन्होंने कपड़े पहने हैं, वो उसी प्रकार के उन्होंने कपड़े पहने हुए कि राजे रानियों की तरह, दासियों की तरह, ठीक है। शिष्टाचार, जो रीति रिवाज है, समाज कराने की स्थितियाँ हैं, ये सारा कुछ उसी के अकॉर्डिंग वगैरह होनी चाहिए। ये कहानी इतिहास के है, तो 1500 के दौरान ये घटना ली गई है। वहाँ बताया गया कि महल का वातावरण कैसा है और कैसे जो षड्यंत्र रचे जाते हैं कि गद्दी प्राप्त करने के लिए कैसे कैसे जो है वो षड्यंत्र रचते हैं। तो कैसे जो बनवीर होता है वो सामंतों और सैनिकों को अपने साथ मिला लेता है, विक्रमादित्य की हत्या करता है और बाद में उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता है। जैसे जो बनवीर होता है खुद भी शराब पीता है, लोगों को भी नाच गाने में उलझाए रखता है, ता जो उसके जो गलत काम है कि उसने उसी समय दौरान जो है उत्सव मना रहा होता है ना दीपदान का, कि उसी दौरान जो है वो विक्रमादित्य की हत्या कर देता है, तो बाद में वो उदय सिंह की भी हत्या करना चाहता है। तो लोग रंगरलियों में मस्त हो जाएं तो उसके दुष्कर्मों के, उसके बुरे कर्मों के बारे में किसी को भी बिनना पड़े। तो वह महलों में सामली जैसी नौकरानियाँ संदेश एवं सूचकवाहक का काम करती है। केत जैसे जो है वो श्रेणी का कर्मचारी भी कुंवर उदय सिंह के लिए प्राण देने के लिए तक तैयार हो जाते हैं। सोना जो है नृत्य गान के उत्सव और नाच जाने वाले षड्यंत्रों का निमंत्रण एकांकी होता है, यानी कि सारा कुछ जो वातावरण के अनुकूल किया जाता है। जो पाठक होता है वो दर्शक सीधे जो राजपूत युग में पहुंच जाते हैं। अब भाषा जब वो डायलेक्ट्स बोलेंगे तो भाषा भी उसी प्रकार की ही यूज़ करेंगे, ठीक है, यानी कि जैसे आज वाली है। 15वीं सदी में जो राजा लोग, राजपुताना लोग भाषा का प्रयोग करते थे, उसी प्रकार की भाषा का प्रयोग किया जाएगा। भाषा शिल्प की दृष्टि से इस एकांकी की विवेचन करने पर हमें पाते हैं कि सामान्य रूप में खड़ी बोली
कौन सी बोली है? हिंदी की खड़ी बोली। हिंदी का रियलिटी रूप में प्रकट किया गया है। भाषा पात्रों की जो आयु है, सामाजिक स्थिति है, संस्कारों के अनुरूप ही है। बालक उदयसेन और पन्ना की बातचीत में माँ बेटे का सहज प्यार झलकता है। उदयसेन बड़े बोले बाने से पूछते हैं, कुलदीप कहीं तुम मुझे दान न कर देना। दाई माँ, वे नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की भुजा में दीपदान करके ही नाच रही थी। इसी तरह जो कीर्ति है वो अनपढ़ है, उसकी भाषा में ग्रामीणी भाषा झलकती है। ठीक है, तो सोना है, सोना जो लड़की है वो लास्तापुर युवती है, तो वो उसकी भाषा में भी उसी प्रकार प्रयोग होता है कि तुम्हें दायमा पागल कौन नहीं है। महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल है कि भी जैसे जैसे किसका करैक्टर है उसी उसी की प्रकार की जो किसी हर एक ने भाषा का प्रयोग किया है। तो कहने का भाव कि लेखक ने पात्र, परिस्थिति एवं मनोभावों के अनुरूप भाषा का प्रयोग किया है। आपने स्टार्टिंग वाली 2-3 लाइनें लिखनी है, एक आधी एग्जाम्पल दे दो और लास्ट वाली लाइन। नेक्स्ट है उद्देश्य। जो राइटर ने, एकांकीकार ने एकांकी लिखी थी, वो एक्चुअली लोगों को क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है। दीपदान एकांकी का उद्देश्य राजपूतों के इतिहास की एक गोल्डन पृष्ठ को प्रस्तुत किया गया है कि देश के लिए सर्वस्व अर्पण करने में सबसे ज़्यादा जो सर्वस्व होता है, सबसे ज़्यादा अर्पण करने में वहाँ की नारियां भी किसी से पीछे नहीं थी। कुंवर उदयसिंह की रक्षा के लिए हर कीमत पर की जानी चाहिए, क्योंकि राजवंश उसी से आगे बढ़ेगा। शामली, पन्ना, जहाँ तक कि जूठी पतले उठाने वाला जो कीर्ति होता है वो भी अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। ये कहानी पन्ना दायक की अमर बलिदान एक्चुअली उसकी कहानी है। वे न केवल स्वयं कटार लेकर बलवीर का सामना करती है, बल्कि अपने बेटे को उदयसिंह की जगह नौशावर कर देती है। इस कहानी से राजपूती दरबारों की विलासता षड्यंत्र में फंसा होने का भी पता चलता है। संकलन त्रय, कार्य, स्थान, समय, तीनों की एकता होनी चाहिए। काम वगैरह जो चल रहा है, दीपदान का माहौल चल रहा है, षड्यंत्री का माहौल चल रहा है। स्थान कौन सा है? राजपूताना का स्थान है। समय क्या है? 1536 का है। तीनों में एकाग्रता होनी चाहिए। ये ना वे घटना किसी टाइम की और हो, 15 की सदी की हो, स्थान आप आज के समय का ले लो, ठीक है, समय कोई और ले लो। एक्चुअली तीनों का ही मेल होना चाहिए। जैसे संध्या से शुरू होती है जो एकांकी है और रात्रि तक जे एकांकी समाप्त हो जाती है। स्थान पन्ना दायका है, जहाँ सभी पात्र बारी बारी आते हैं। स्थान फिक्स है ना, कि जैसे आप स्टेज में, ये तो नहीं ना भी आप स्टेज आधे घंटे का प्ले होता था आप उसी सारी स्टेज चेंज कर दोगे, ये नहीं। वो पन्ना दायका ही सारा जो महल है उसका आवास स्थान है, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वही दिखाया गया है। सारी घटनाक्रम एक कमरे में ही होती है। फिर इस फॉर दिस रीजन स्थान की भी एक एकता है। अब कार्य की भी एकता है। कैसे? कार्य है माँ पन्ना द्वारा अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर कुंवर उदयसिंह की रक्षा करना। ये कार्यक्रम से संपन्न होता है, बनवीर से षड्यंत्र की परतें खुलती जाती है। अभिनय, अभिनय का शब्द अर्थ होता है पहुंचाना। लेखक जो संदेश लोगों तक पहुंचाना चाहता है कि सचमुच में वो पहुंचा पाया है कि नहीं, तो किसके द्वारा पहुंचाना था? पात्रों के अभिनय द्वारा। ठीक है, कि कैसे वो परफेक्टली रोल प्ले करते हैं। इस नाटक में राम कुमार वर्मा ने विस्तृत रंग निर्देश दिए हैं जो अभिनय में सहायक है। अभिनय 4 प्रकार का हो सकता है। अंग हो सकता है, वाचक हो सकता है, सात्विक हो सकता है, आहार्य हो सकता है। इस चीज़ को अंडरलाइन कर लेना। अंग हो सकता है, वाचक हो सकता है, सात्विक हो सकता है, आहार्य हो सकता है। अंग में क्या बॉडी गेस्चर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे जो पन्ना होती है अपने पूरे जोश में बोलती है, कटार निकालती है, ठीक है, ऐसे कुछ भी। वाचक में क्या डायलॉग्स आ जाते हैं। आहार्य में स्थान आ जाता है, काल आ जाते हैं, तो पात्र की आयु के अनुरूप जो कपड़े हैं, ड्रेस, वो आ जाती है। सात्विक में क्या आता है? शरीर में अपने आप होने वाली क्रिया होती है जो भावों में प्रकट होती है, जैसे फेस एक्सप्रेशन हो गए। यथा डर कर
कांपना, क्रोध में चेहरा लाल हो जाना, घबराहट में पसीना हो जा आना। अभिनेता में नाटक में सभी तत्व सहयोगी रहते हैं, इसलिए कुछ विद्वान संकलन त्रय और अभिनेता तो को कथा वस्तु तथा अन्य तत्वों के गिन लेते हैं। सारूप में कह सकते हैं कि दीपदान एकांकी के तत्वों के आधार पर श्रेष्ठ रचना है। आई होप आपको ये जो समीक्षा अच्छी तरह समझ आ गई होगी। बाद में नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके जो पात्र है, वो एक ही वीडियो में हम सारे पात्र करेंगे। थैंक्स बेटा।